ये मिलेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को एकदम अच्छा से रट जाइएगा, सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छा से कर लीजिएगा। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है कि हमने आपके लिए 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक पीडीएफ तैयार कराए हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और आंसर के साथ है। ऑब्जेक्टिव भी आंसर के साथ है और सब्जेक्टिव भी आंसर के साथ है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इस पीडीएफ से टोटल 250 क्वेश्चंस है। तो पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें और पीडीएफ का जो रेट है वो 49 रुपया रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी मीन्स इन इंडिया, यानी कि एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, यानी भारत में आपूर्ति की प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो 50 हर्ट्ज है। कितना है? 50 हर्ट्ज से ज़्यादा एसी करंट हम लोगों के इंडिया में मतलब नहीं ये होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस एकदम पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, एन अल्टरनेटिव करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है वो कैसे उत्पन्न की जा सकती है? तो ये डायनेमो से उत्पन्न की जा सकती है। किससे? डायनेमो। ठीक है, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा डायनेमो। अगला प्रश्न हम लोगों का 3 नंबर प्रश्न है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी वो कौन सा डिवाइस है, ठीक है, वह कौन सा यंत्र है, वह युक्ति जो यंत्रिका ऊर्जा को, ठीक है, यंत्रिका ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो वो कौन सा है? तो वो है डायनेमो। डायनेमो जो होता है, जो जनरेटर ये सब होता है, उसमें डायनेमो लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो क्या करता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न हम लोगों का 4 नंबर प्रश्न है, व्हाट हैपेंड टू द इंडक्टिव रिएक्टेंट्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई इज इंक्रीज। तो ये क्या होता है, यानी प्रतिवर्ती धारा एसी आपूर्ति की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रेरकीय प्रतिघात का क्या होता है। जब आपूर्ति की आवृत्ति बढ़ा दी जाती है तो प्रेरकीय प्रतिघात जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी कि ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इंक्रीजेज। अगला प्रश्न हम लोगों का 5 नंबर प्रश्न है, व्हाट हैपन टू द quality factor of an LCR circuit if the resistance is increased, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा प्रतिरोध बढ़ाने पर LCR सर्किट के विशेषता गुणांक का क्या होता है। तो इसकी जो विशेषता गुणांक जो होती है ना, वो डिक्रीजेज होने लगता है। क्या होती है? घटने लगती है। ठीक है, कम हो जाती है। तो इसका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इस सब क्वेश्चंस को आप लोग एकदम रटते चल जाइए। ठीक है, यही सब क्वेश्चंस आपको कंपार्टमेंट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। एक भी क्वेश्चंस आपको मिस नहीं करना है। आपके पास एक मौका है और एकदम मेहनत करके पास हो जाइए बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों के पास 6 नंबर है, व्हेन इज करंट इन अ सर्किट वाटलेस, यानी कि करंट जब वाटलेस सर्किट जो है वाटलेस कब हो जाता है, यानी कि सर्किट में करंट कब वाटलेस होता है। तो वाटलेस जब हो जाता है जब परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जब परिपथ जो होता है उसका जो प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो वो वाटलेस हो जाता है। व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0। तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 7 नंबर है, इन सीरीज रेजोनेंट LCR सर्किट, यानी श्रेणी संयोजित अनुनाद LCR परिपथ में, तो इसकी जो सही उत्तर होगा रेजिस्टेंस इज 0। जब रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, यानी कि प्रतिघात शून्य होता है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 8 नंबर है, द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है, ऑफ अ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल जो है इज 200। ठीक है, इसका टर्न जो है 200 है। एंड द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल का जो टर्न है वो 10 है। इफ़ 240 वोल्ट AC इज अप्लाइड टू प्राइमरी, यानी 240 वोल्ट देता है, कौन दे देता है?
प्राइमरी यानी फर्स्ट कॉइल जो जिसमें कि 200 टर्न है, उस टर्न है, ठीक। द आउटपुट फ्रॉम द सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कितना देगा, तो सेकेंडरी जो है वो 12 वोल्ट देगा, ठीक है। सेकेंडरी कितना देगा, 12 वोल्ट, तो वो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या 200 तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 10 है। यदि 240 वोल्ट एसी प्राथमिक कुंडली पर लागू होता है तो द्वितीय कुंडली से आउटपुट होगा तो कितना, 12 वोल्ट आउटपुट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों के कितना है, 9 नंबर। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी ट्रांसफार्मर किस पर बेस्ड वर्क काम करता है, यानी ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम में करता है, ठीक है। तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 10 नंबर है। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट, यानी कि शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ होगा, ठीक है। यहाँ पर परिपथ में विद्युत धारा, यानी शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में जो विद्युत धारा है वो कितनी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो वो क्या होती है, आपकी विद्युत वाहक बल से π/2 कौन से पीछे होता है, ठीक है। π/2 कौन से कितना होता है, पीछे होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को एकदम आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोगों का 11 नंबर है। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड लिमिनेटेड बिकॉज, यानी कि ट्रांसफार्मर के कोर को लिमिनेट किया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर के कोर को लिमिनेट क्यों किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर के कॉइल को जो लिमिनेट किया जाता है, ऐसा करने से ऊर्जा की हानि को कम किया जा सकता है, ऊर्जा की जो हानि होती है उसे कम करने के लिए, ठीक है। तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का कितना है, 12 नंबर। In a step up transformer, the number of turn in the primary and secondary coil are respectively, यानी n turn, n1 turn and n2, then तो कौन बड़ा होगा, तो ये बता रहा है जो है n1 जो है n1 से बड़ा होगा n2, ठीक है। तो जो बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कॉइल में घुमावों की संख्या क्रमशः इतना दिया गया है, तो इसकी जो है n1 जो है छोटा होगा n2 से, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 13 नंबर। What is the reactance of a capacitor in a DC circuit, यानी कि डीसी परिपथ में संधारित्र की प्रतिघात क्या है, तो इसकी जो इन्फिनाइट होती है, ठीक है, अनंत हो जाएगा इसका सही उत्तर बी, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 14 नंबर है। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, यानी कि एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो किधर से किधर और जाती है, तो आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं चुंबक के यहाँ 5 लिखा गया, लेकिन एस ध्रुव से एन ध्रुव तक होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 15 नंबर प्रश्न है। व्हाट इज लोरेंज फोर्स, यानी लोरेंज फोर्स क्या है, लोरेंज बल क्या है, तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेंज तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल जो लगता है वो लोरेंज बल कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 16 नंबर प्रश्न है। मेंशन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें मेंशन करना है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई बताइए, तो इसकी जो एसआई इकाई होती है ये टेस्ला होती है, ठीक है। क्या होती है, टेस्ला, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोगों का 17 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कल। यानी कि बोला जा रहा है क्वेश्चन में, वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर फेरों की संख्या बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है। जब फेरों की संख्या जो है वृत्ताकार कुंडली पर अगर बढ़ा दी जाती है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस पर जो प्रभाव पड़ेगा, वो जो फेरा होगा वो इंक्रीजेस करेगा। ठीक है, क्या करेगा? इंक्रीजेस। तो इसकी जो फेरा है वो बढ़ता है। ठीक, तो बी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 18 नंबर है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल वी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबक का जो क्षेत्र होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो सर्कुलर होगा। ठीक है, क्या होगा? सर्कुलर, यानी कि वृत्ताकार। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 19 नंबर है, when the ammeter is shunted its measuring range, यानी कि जब एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी मापने की सीमा में क्या बदलाव होता है। तो एमीटर को जब शंट किया जाएगा तो इसकी मापने की जो सीमा है वो इंक्रीजेज होगा। ठीक है, क्या होगा? इंक्रीजेज, यानी कि बढ़ता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 20 नंबर है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होती है वो WB मीटर स्क्वायर। ठीक है, WB मीटर स्क्वायर। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 21 नंबर है, इफ द नंबर ऑफ टर्न इज इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीजेड इट्स सेंसिटिविटी, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है, एक गतिमान कुंडली गैल्वेनोमीटर में घुमावों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी संवेदनशीलता होगी। तो इसकी जो संवेदनशीलता जो होगी वो भी क्या करेगी ना, वो इंक्रीजेज होगी। ठीक है, क्या होगी? वो भी बढ़ जाएगी, यानी बढ़ता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 22 नंबर प्रश्न है, हुज डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी किसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसे किसने खोजा है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, द्विविद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो इसकी जो खोज है वो ऑस्टेंज ने की। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे, ऑस्टेंज। ठीक है, तो इसका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि ये जो स्टेटमेंट 4 को दिए गए हैं कौन इसमें से गलत है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0, तो ये स्टेटमेंट सही है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन इट्स प्लेट इज पैरेलल टू द फील्ड, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला, द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऊपर वाला जो ए नंबर है वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत नहीं होता, 0 होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, एक आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, यानी कि तार में करंट का कोई भी रुकावट नहीं होता है, यानी प्रतिरोध 0 होता है। ये स्टेटमेंट सही है एक अच्छा तार का। ठीक, अगला स्टेटमेंट क्या क्या कहा गया है, कुंडली पर लगने वाला बल अपूर्ण अधिकतम कम होता है। ठीक है, जब इसकी प्लेट की सतह चुंबकीय क्षेत्र की समांतर होती है, ये कथन सही है। कुंडली के
केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं होती है, यह भी कथन सत्य है। तो ऊपर वाला जो कथन है कि एक आदर्श प्रतिरोध अनंत होता है, वो वाला गलत है। ठीक है, तो ए उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, A charged particle is moving in a uniform magnetic field. It will experience maximum force when, यानी एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है। ठीक है, वही बोला गया है, देख सकते हैं। एक आवेश कण वो आवेश जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, धनावेश या ऋणात्मक धन दोनों हो सकता है। कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। ठीक है, यह अधिकतम बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो ये अधिकतम बल का अनुभव कब करेगा, यानी कितना करेगा, तो ये जो है इट विल मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबत जो है गति करेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबत गति करने लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 25 नंबर, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे ये किया जाता है। एक विद्युत परिपथ में, तो एक विद्युत परिपथ में जो है ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ बोलेगा तो देखिए एक ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में बस जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों का वही 26 नंबर प्रश्न है, व्हेन अ करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर देन इट प्रोड्यूसेस। तो ये क्या, यानी कि किसी चालक के माध्यम से करंट प्रवाहित किया जाता है तो यह उत्पन्न करता है। तो यह क्या उत्पन्न करता है, ये जो किसी चालक के थ्रू में, ठीक है, किसी चालक के थ्रू में, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या उत्पन्न करेगा, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र। तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 27 नंबर, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, यानी कि एक गतिमान ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान ऊर्जा जो है वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ये दोनों चीज़, इलेक्ट्रिक भी उत्पन्न करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। तो ये दोनों चीज़, ठीक है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, अ करंट कैरिंग कॉइल एक्ट्स हैज अ मैग्नेटिक डायपोल इफ एरिया ऑफ द कॉइल इज ए। ठीक है, कॉइल इज ए एंड मैग्नेटिक मूवमेंट इज एम, देन करंट फ्लो थ्रो। तो करंट जो है वो कैसा फ्लो करेगा, तो एम बटा में ए। ठीक है, एम बटा में ए। ठीक है, यानी एक विद्युत धारा प्रवाहित वाला कॉइल चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करता है यदि कुंडली का क्षेत्रफल ए और चुंबकीय अघूर्णन एम, यहाँ पर एम हो जाएगा। ठीक है, एम मिस हो गया है प्रिंट में। ठीक है, यहाँ पर जो है चुंबकीय एम अघूर्णन है, तो कुंडली में बहने वाली धारा है, तो कुंडली में बहने वाली धारा एम बटा में ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 29 नंबर, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस बाय, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं प्रोड्यूस करता है, तो अ चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न नहीं होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न नहीं होता, विराम अवस्था के आवेश, जब चार्ज विराम अवस्था में रहेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से उत्पन्न होगा। ठीक है, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर, द रेजिस्टिविलिटी ऑफ एलोय मैग्नीन इज। तो एक मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता होती है। तो मिश्र धातु की जो मैग्नीन का जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ये टेम्परेचर से स्वतंत्र, यानी कि
तापमान से लगभग स्वतंत्र, ठीक है, तापमान से लगभग स्वतंत्र। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, 31 नंबर क्वेश्चन। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रजिस्टेंस, यानी कि श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध का संयोजन में, यानी 2 या 2 से अधिक भी प्रतिरोध जोड़ दिया जाएगा, तो उसमें जो है द करेंट थ्रो ईच रजिस्टेंस इज सेम, यानी कि सभी रजिस्टेंस में करंट जो है वो समान फ्लो करेगा, यानी प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगला प्रश्न हम लोगों का 32 नंबर। इन अ वेटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल, यानी कि वेटस्टोन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होता है, तो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेपण होता है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, नॉट चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, यानी परिवर्तन नहीं होगा, तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 33 नंबर है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन जब समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि प्रतिरोधों का समांतर संयोजन में जब प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कर दिया जाता है तो इसकी जो कुल प्रतिरोध जो होता है वो उससे कम रहता है, ठीक है, डिक्रीजेज हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीजेज, यानी घट जाती है, कुल प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध से कुल प्रतिरोध जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 34 नंबर। द रेजिस्टिविलिटी ऑफ ओलाय मैग्नीन इज, यानी मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता तो नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान से निर्भर नहीं करती है, तापमान से निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न हम लोगों का 35 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम आप लोग रट जाइएगा, ठीक है, एकदम इस क्वेश्चन को आपको रट जाना है। देखिए, इफ एन सेल, यानी एन सेल है, ईच ऑफ ईएमएफ ई एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द टोटल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है, एन सेल है, आर रेजिस्टेंस है, कनेक्ट किया जा रहा है पैरेलल, ठीक है, यदि विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर के एन सेल समांतर में जोड़े हुए हैं तो कुल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध होगा, तो इसका जो आंसर होगा ई कोमा आर बटा में एन, तो ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 36 नंबर, ये भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। द रेजिस्टिविलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन, तो कंडक्टर जो है किसी चालक का पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो ये किस पर निर्भर करती है, तो ये टेम्परेचर पर निर्भर करती है, यानी तापमान पर निर्भर करती है, किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है, तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर, किरचॉफ्स लूप्स रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि किरचॉफ्स का लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ये जो है मास पर आधारित है, मास पर नहीं, किरचॉफ्स लूप नियम, एनर्जी पर बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, एनर्जी पर, ठीक है, ऊर्जा पर, ठीक है। अगला प्रश्न यानी कि ऊर्जा पर बेस्ड है, तो क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, एकदम क्वेश्चंस को रट जाइए बढ़िया से। किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, तो ये जो है चार्ज पर, ठीक है, किस पर, चार्ज पर, और किरचॉफ्स रूल जो है वो किस पर डिपेंड करता है, तो एनर्जी पर, तो आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस को समझिएगा। किरचॉफ्स का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ये जो है आवेश पर आधारित है, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 29 नंबर, ड्रिफ्ट velocity dv varies with the intensity of electric field as per the relation, ठीक है, तो vd is directly proportional to e, ठीक है, जो vd जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e के, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 40 नंबर प्रश्न है,
ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, यानी किसके द्वारा ओम के नियम का पालन किया जाता है? तो कंडक्टर के द्वारा ओम का नियम का पालन किया जाता है, यानी चालक के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोगों का 41 नंबर है, द वेट्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजो, ठीक है, फ्रिंजो यानी कि व्यक्तिकरण फ्रिंजो की चौड़ाई होती है प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। अगला प्रश्न हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन है, विच कलर हैज मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का, ठीक है, बैगनी का, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 43 नंबर, विच लेंस इज यूज टू रिमूव्ड अस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, यानी कि कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, यानी विन्दुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? अविन्दुकता, ठीक है, अविन्दुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का जो है यूज किया जाता है? तो जो लेंस का जो नाम है, ठीक है, लेंस जो यूज किया जाता है वो है बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है, यही सही उत्तर, यानी कि इसका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला बेलनाकार, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अ प्लेन वेव फॉन्ट इज अ पार्ट ऑफ यानी कि एक समतल तरंगा निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये जो है ये स्फेरिकल वेव फॉन्ट और सिलेंड्रिकल वेव फॉन्ट, ठीक है, दोनों का भाग है। तो ये बोथ ए और ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए एवं बी दोनों सही उत्तर, यानी सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 45 नंबर है, द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज, ठीक है, तो इंडेक्स इज यानी कि आयाम मॉड्यूलेशन सूचांक का मान होता है। तो इसका जो मान होता है एक तथा इन्फिनाइट, ठीक है, अनंत के बीच में, एक तथा इन्फिनाइट के बीच में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 46 नंबर, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ जर्मेनियम डायोड, ठीक है, डायोड इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग है। तो इसका जो प्राचीर विभव जो होता है वो लगभग होता है 0.3 वोल्ट, ठीक है, 0.3 वोल्ट, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 47 नंबर, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो यानी कि पी टाइप अर्धचालक विद्युत रूप में से होता है, तो वो उदासीन होता है, ठीक है, क्या होता है? उदासीन, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 28 नंबर, सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज, ठीक है, सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी यानी कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। तो विकिरण ऊर्जा का जो स्रोत है सूर्य का जो विकिरण ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न 49 नंबर, एनर्जी इक्विवेलेंट इज 1 mu इज, तो 1 mu के बराबर यानी कि 1 mu के तुल्य ऊर्जा है, तो किसके बराबर है? तो 139 MV के बराबर है, ठीक है, 139, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 50 नंबर, अ ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू, तो जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आप लोग कर लीजिएगा। एक ट्रांसफार्मर किसके लिए नियोजित है? तो ट्रांसफार्मर जो किसके लिए नियोजित है? तो एक उपयुक्त एसी प्राप्त
प्राप्त करें वोल्टेज। ठीक है, तो ए सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो टोटल अभी जो हमने टोटल 50 क्वेश्चंस किए हैं